गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है बाय द कंपनी। उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इन फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि जब अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, तो इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये कि ये यूजफुल तो बहुत है बट ये जो है सारे पर्पसेस को सॉल्व नहीं कर पाती। तो जब सारे पर्पसेस किसी भी बिजनेस के सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो लिमिटेशंस रहेंगी, इसकी कुछ कमियां रहेंगी। तो फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अ मीन नॉट अ सॉल्यूशन। ये एक जरिया तो है एनालिसिस करने का, पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन जजमेंट, ये हमें जजमेंट नहीं प्रोवाइड करता, हमें एनालिसिस करके दे देगा। ठीक है, तो जो ये वैसे भी जो जजमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस। जो बंदा एनालिसिस कर रहा है या जो पार्टीज एनालिसिस करवा रही हैं, ये उनकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंक्लूजन निकालेंगी इन एनालिसिस से। ठीक है, फिर है हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब क्या है हिस्टोरिकल, क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जिसमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसमें क्या है जो भी हम काम करते हैं वो हिस्टोरिकल मेथड से करते हैं। दैट मीन्स कि पहले हम खर्चा करते हैं, एक बिल आता है और उस बिल को हम बुक्स के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कोई भी इसमें बजटिंग, स्टैंडर्ड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो अकाउंटिंग डाटा है वो हिस्टोरिकल इन नेचर है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम जो भी डाटा लेते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट से ही आता है। तो इसलिए क्या है कि ये तो पास्ट को एनालाइज करना है, फ्यूचर को थोड़ी एनालाइज कर रहे हैं, हम तो पास्ट के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। तो जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो ये जानना चाहेंगे ना आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर के लिए क्या किया, आप एनालिसिस तो पास्ट को कर रहे हैं। जैसे आज के समय में हम देखें, जो पिछले साल था कोविड आया, कोविड-19 ने बहुत तबाही मचाई। पर अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में जाके कोविड में काफ़ी स्टेबिलिटी आई थी। तो उस समय जो फ्यूचर एनालिसिस रहे होंगे कि आने वाले समय में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बिजनेस बहुत अच्छे से चलेंगे, डिमांड होगी, सप्लाई होगी। पर किसी ने ये सोचा था कि कोविड दोबारा से आएगा, फिर से वो लॉकडाउन की नई सिचुएशन आ जाएगी, कितनी सिटीज, स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो फ्यूचर जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। इफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया, जो एनालिसिस है वो तो इंसान ही करेगा, तो जो उसका एनालिसिस है वो तो डिपेंड करेगा एक इंडिविजुअल की एबिलिटी और स्किल पर कि वो उससे क्या निकालता है। जैसे आप अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहें अपनी बुक्स में से, तो इट डिपेंड्स कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करोगे या रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करोगे। ये कौन लगाएगा, ये अकाउंटेंट लगाएगा। अब अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चेंजेस आएंगे ही आएंगे। फिर जिस प्रॉफिट को एनालाइज करना है, क्या वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए या आफ्टर टैक्स होना चाहिए, इससे ये डिपेंड करता है एनालिस्ट के ऊपर जिसने एनालिसिस करना है। एनालिसिस डन विदाउट एक्यूरेट नॉलेज, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है कि क्या एनालिसिस हो रहा है तब भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो गलत ही आएंगे। इग्नोर नॉन फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है वही यहाँ आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम नॉन फाइनेंशियल यानी ऐसी चीज़ें जो फाइनेंस की नहीं है, जिनको पैसे में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको कभी नहीं रिकॉर्ड करते। तो जब उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उनको एनालिसिस कैसे करोगे भाई, पहले रिकॉर्ड होगा तब एनालिसिस होगा, यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसलिए कह रहे हैं जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जैसे स्टाफ और मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स क्या है, पब्लिक रिलेशंस क्या हैं, इन सबको इग्नोर किया जाता है। पर आज के समय के अंदर क्या है, जो ये नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट्स और कंपनीज आर अवेयर रिगार्डिंग दीज इश्यूज। गवर्नमेंट और कंपनी दोनों को इसकी नॉलेज है कि अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन छोड़ते हो हैं, अगर आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अच्छे रिलेशन नहीं हैं, अगर पब्लिक रिलेशन सही नहीं है, तो आपकी कंपनी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। फिर है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग जैसे हम शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को तैयार करते हैं,
इसी तरह आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी तैयार कर सकते हो, उसको बढ़िया से कपड़े पहना के मेकअप कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप अपने लॉसेस को छुपा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और आप चाहते हैं किसी को पता ना लगे कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो आप बढ़िया सा उसको तैयार करके प्रॉफिट अर्निंग कंपनी दिखा सकते हो। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है और आप दिखाओ कि नहीं भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहे क्योंकि हमने टैक्स बचाना है, तो आप नकली खर्चे वगैरह डालकर उसके अंदर लॉसेस दिखा सकते हो। तो इसलिए विंडो विंडो ड्रेसिंग भी की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड एनालिसिस। जो एनालिसिस है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, आप डेली नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। वन कैन नॉट कंपेयर one period cannot be compared to other period due to various parameters which affect the company's performance। अगर एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। देयर मे बी चेंजेस इन पॉलिसीज, चेंज इन प्राइस लेवल, ड्यू टू दिस रीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंपेयर। बेटे नॉर्मली हम कहते हैं कि एक टाइम पीरियड के बैलेंस शीट को दूसरे टाइम से आप कंपेयर कर लो, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो, पर यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब अगर आप लगाइए कि 2019 में आपका बिजनेस नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, और आपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी। 2020 में कोविड आ गया, कुछ नॉर्मल नहीं रहा, 6 महीने लॉकडाउन रहा, सब बिजनेसेस बंद थे, कोई डिमांड नहीं थी, कोई सप्लाई नहीं थी, कंज्यूमेबल्स को छोड़कर सारे बिजनेसेस बिल्कुल ठप पड़े थे। तो क्या आप 19 के डाटा को 20 से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसमें तो मैंने आपको कोविड की इन्फॉर्मेशन दी, पर बहुत सारी और पॉलिसीज रहती हैं, आपकी बिजनेस की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, मार्केट में महंगाई आ सकती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं दो टाइम पीरियड की बैलेंस शीट को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, अगर आपका ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कर रहा है तो वो मिसलीडिंग हो सकती हैं, तो वो गलत नतीजे दे सकती हैं, क्योंकि ऑडिटर तो सर्टिफाई करता है ना कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो अगर वो ऑडिट ही नहीं कर रहा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गलत सलत डाल सकते हो। नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो एक लेमैन है, लेमैन ऐसा बंदा है जिसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे समझ आएंगी? तो अगर एनालिसिस करना है या इंटरप्रिटेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपको क्या चाहिए? आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, किसकी? अकाउंटिंग की, फाइनेंस की। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर। अगर कोई एक स्मॉल इन्वेस्टर है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो किसी से एक्सपर्ट एडवाइस ले, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बहुत छोटी करनी है। जब आप एक्सपर्ट एडवाइस लोगे तो वो बहुत महंगी हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो टूल्स और टेक्निक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो एक तरीका है, एक मीडियम है डिसीजन मेकिंग का। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम करेंगे तो उसके लिए टूल्स और टेक्निक्स हमें यहीं से मिलेंगे। तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं, जैसे हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर जो रेशियो एनालिसिस, कैश और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इनके तीनों के हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं। पर जो ऊपर वाली ये तीन चीज़ें हैं, कंपेरेटिव, कॉमन एंड ट्रेंड एनालिसिस, इनको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी टूल्स को एक ही बार में यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस आप क्यों कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो ऑब्जेक्टिव है या जो टूल है वो एक एनालिस्ट से दूसरे एनालिस्ट पर चेंज हो जाता है, ठीक है। बस मेन बात क्या है कि जो टूल है उसको सिलेक्ट करते हुए आपने बहुत केयरफुल रहना है। अब जो टूल्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टूल है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्ट कॉमनली और सबसे सिंपल जो मेथड है कंपैरिजन का, वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है। अगर आप एक पर्टिकुलर डेट पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को कंपेयर करना चाहते हो, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल। अगर टॉप मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है बिजनेस का डायरेक्शन जानने के लिए कि एक
टाइम पीरियड में वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ हम एब्सोल्यूट फिगर ही नहीं दिखाते, बल्कि हमारे जो एसेट्स या प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स हैं उनमें कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आया है वो भी दिखाया जाता है। अब जो कंपैरिजन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब आप अपनी ही कंपनी की दो या दो से ज़्यादा समय की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। और इंटर फर्म में क्या है कि आप अपने ही जैसे किसी और फर्म के साथ भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप एक शुगर मिल है तो आप दूसरी किसी शुगर मिल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लीजिए और उनको आप कंपेयर कर सकते हो। पर इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, जो डेप्रिसिएशन है, वो एक ही तरीके से चार्ज होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको हम क्यों करते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में भी दिखाती है। ये बहुत यूजफुल है। कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें बताया है कि हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? और साथ ही साथ जो हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें करंट ईयर और पास्ट ईयर दोनों की फिगर्स डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि हमें फिगर्स पिछले साल की इजीली अवेलेबल हो जाए और हम एनालिसिस बड़ी आसानी से कर पाएँ। तो ये क्यों करते हैं? अगर हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इससे डाटा बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। यह भी ट्रेंड के बारे में बताता है कि पिछले साल हमारा क्या ट्रेंड था, बिजनेस की मूवमेंट अपवर्ड थी या डाउनवर्ड थी। ये हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बताता है। ये मैनेजमेंट की प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मदद करता है। ये इंट्रा और इंटर फर्म कंपैरिजन को पॉसिबल बनाता है। इसके बाद जो हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके लिए क्या होगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टडी क्या करती है? हमारी एक ट्रेंड को, कुछ चीज़ों का ट्रेंड देखा जाता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स देखी जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा बैलेंस शीट को जो कि सेम बिजनेस की हैं उनको ऑन डिफरेंट डेट्स कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो ऊपर फीचर्स से नियर अबाउट वही आ जाते हैं कि इससे जो डाटा है वो यूजफुल हो जाता है, सिंपल बैलेंस शीट बन जाती हैं, जिससे कि इंक्रीज और डिक्रीज का हमें पता लगता है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर पिछले साल हमारा बिजनेस बढ़ा है तो हम मानेंगे कि आने वाले समय में भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये हमारा जो लिंक बनाता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करने का टूल। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। आपके जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, थ्योरी और न्यूमेरिकल का 50-50 रहता है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिकल के भी आएंगे। और इनके प्रैक्टिकल तो बहुत सिंपल होते हैं और आपने पहले किए हुए हैं। कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब तो आपने किया हुआ है और बहुत ही सिंपल होता है। तो इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को आपने ज़रूर करना है। ठीक है, ओके।